बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। इंसान की एक फ़ितरत है कि वो चाहता है कि उसके इर्द-गिर्द जो भी चीज़ हो वो एक परफ़ेक्ट चीज़ हो, मुकम्मल हो, और जब वो ख़ुद किसी चीज़ को तैयार करे तो उसके लिए भी वो परफ़ेक्ट चीज़ जो है वो चुने। एक सबसे मुनफ़रिद, पायदार और ख़ूबसूरत मुख्तलिफ़ चीज़ उसके पास होनी चाहिए, उसकी मलकियत में होनी चाहिए। हम जिस तरह कभी घर बनाते हैं या घर में कभी रहते हैं तो उसके लिए भी जहाँ-जहाँ हमारा बस चल रहा होता है, हम चाहते हैं कि हम बेहतरीन चीज़ का इंतख़ाब करें। जैसे फ़र्ज़ करें हम किसी अपने घर की, दुकान की, ऑफ़िस की या जहाँ काम करते हैं उसकी अगर बात करें तो उसके लिए हम बड़े फ़िक्रमंद होते हैं। सबसे पहली जो फ़िक्र होती है हमारी पर वो होती है डिज़ाइन। तो उसके लिए बड़ी एफ़र्ट करते हैं कि इस किस्म की, इस डिज़ाइन की चीज़ होनी चाहिए। वो बन जाए तो फिर उसके बाद हम लोग उसको उसके रंग तक के लिए बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं। फिर मटेरियल के बारे में बड़ा हम सोच समझ के उसका जो है वो इंतख़ाब करते हैं। वो गोया कि जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में बड़े इंतख़ाब के साथ और अपनी दस्तरस के मुताबिक, अपनी अक्लमंदी और अपनी सोच के मुताबिक एक परफ़ेक्ट चीज़ की तलाश में हम लोग रहते हैं और हम उसे करते हैं। मगर छोटी-छोटी चीज़ें नज़रअंदाज करने से कभी-कभी बड़े-बड़े उसके असरात सामने आते हैं। जैसे हमारी ज़िंदगी में भी अगर कोई एक छोटी-सी चीज़ अगर उसे मिस कर दिया जाए या उस पे तवज्जो ना दी जाए तो वो एक बड़ी नोयत के नतीजे के साथ जो है ना हमें देखने को मिलती है। तो अगर घर की, ऑफ़िस की या इस तरह की बात करें तो उसमें हम एक चीज़ का हमें सामना करना पड़ता है, वो है इलेक्ट्रिक केबल्स, इनका इंतख़ाब। क्योंकि हम उसमें क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे पास नॉलेज नहीं होता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो हम उसके इंतख़ाब में थोड़ी-सी कोताही जो है ना बरतते हैं, जिसकी वजह से हमें ये मसाइल हो सकते हैं कि कभी फ्लक्चुएशन हो रही है, कभी वो जनाब बिजली की पूरी वायरिंग जो है वो जल गई है, कभी बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है और इस तरह के सारे मसाइल। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर तवज्जो देने से हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। आज हम इसी मौज़ू को लेके अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम हाज़िर हुए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक केबल के हवाले से। आपने फ़ास्ट केबल का नाम सुना हुआ है? डेफ़िनेटली सब नहीं सुना होगा। 25 साल से 1985 से पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक केबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपनी क्वालिटी और जिद्दत की वजह से सर-ए-फ़हरिस्त और काबिल नाम समझा जाता है। और आज फ़ास्ट केबल के जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ हैं, कमाल मियाँ साहब, जो कि 25 साल का तजुर्बा रखते हैं। फ़ास्ट केबल के बारे में आज हम जानेंगे। एक्चुअली आज हम ये जो इलेक्ट्रिक केबल होती है इसके बारे में जानेंगे, ये कितनी ज़रूरी है और इसमें हमें कहाँ जो है वो तवज्जो के साथ और बड़ी एक सोच समझ के, अक्लमंदी के साथ इंतख़ाब करना होता है। तो मियाँ कमाल मियाँ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। ग्रेट। अच्छा, इलेक्ट्रिक केबल ख़रीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें? देखिए, इलेक्ट्रिक केबल ख़रीदते वक्त थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के केबल ने आपके घर में क्या रोल प्ले करना है वो होना बड़ा ज़रूरी होता है। जब हम घर में केबल लगा लेते हैं तो वो दीवार के पीछे छुप जाती है जी हाँ। और फिर अगले 50 साल 80 साल वो घर दीवार के पीछे हमारे घर को रोशन कर रही वो होती है, रोशन छुप कर रही होती है। तो वो नज़र तो नहीं आती लेकिन वो हमारे घर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाती है। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम जब केबल का इंतख़ाब करें तो हम क्वालिटी को बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करें क्वालिटी पर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके घर में कोई बज़ाहिर चीज़ जो फिटिंग्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी तो आप उसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। जबकि ये एक ऐसी चीज़ है कि वो एक तो आपको नज़र भी नहीं आएगी
और दूसरा ये है कि उसको रिप्लेस करने की कॉस्ट और सारे उसमें प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होंगे। तो केबल इट्सेल्फ जो है ना, ये एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है। ओके। तो उसके लिए टिपिकली एक हेयर से पे जाना कि अच्छा उसने ये कहा था तो मैंने ये कर दिया, ये थोड़ा नाइव होना होता है। कोई 5-7 चीज़ें तो दुकानदार ही आपको मुतारिफ करवाता है, ये देखें ये बड़ी अच्छी जी, ये भी बड़ी चंगी है चाइना दी है, ये भी देख लें, तो मतलब इस हाँ बारे जी, में। तो एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपको कोई आपकी अपनी एजुकेशन नहीं है और आप जाके दुकानदार से पूछेंगे तो उसने जो वो उसका जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसे। जो भी उसका एजेंडा होगा उस पे अमल होगा। तो थोड़ा सा खुद अवेयरनेस लेना, क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन भी अवेलेबल है, थोड़ी सी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग हासिल की जा सकती है। तो 2-4 जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि केबल का काम क्या है। केबल का काम ये है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक करंट को सेफली पहुंचाना। सेफ्टी के साथ दूसरा काम ये है कि उसको ज़ाया ना करें, उसको लाइन लॉसेस के हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसको लाइन लॉसेस की जो भी एज़ पर स्टैंडर्ड उसकी लिमिट है उसके अंदर रहते हुए करंट को बचाना। ठीक है, ये उसके मेजर 2 फंक्शन हैं जो आप घर में वो मुसलसल अंजाम देते तो मतलब डेफिनेटली इसका मकसद यही है कि बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल करना, लेके जाना वहाँ तक। तो क्या इस प्रोसीजर में बिजली ज़ाया भी होती है? जी बिल्कुल। आप तो अक्सर अखबार में पढ़ते होंगे कि हमारा सबसे बड़ा जो नेशनल हमारे सारा ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसका मसला है कि उसके लाइन लॉसेस काफ़ी हाई हैं। तो 2 तरह की ज़िया की हम बात करते हैं। एक ये है कि एज़ पर स्टैंडर्ड पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब इलेक्ट्रॉन्स जो कि बिजली है मुंतकिल होगी तो उसका एक स्टैंडर्ड, उसका एक थोड़ा सा ज़िया होगा जो कि पूरी दुनिया में होगा। अच्छा। लेकिन उसके बियॉन्ड जो है जिसको हम बचा सकते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि दैट इज़ द लाइन लॉसेस विच इज़ अवॉइडेबल, लेकिन हम अवॉइड नहीं करते क्योंकि हमने अपनी या तो प्रोडक्ट सिलेक्शन में के वक्त हमने उसको इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा। मैं आपको छोटी सी या फिर कैरियर इतना स्ट्रांग नहीं है जो उसे एज इट इज़ जो है ना वहाँ तक पहुँचा सके। जी सर एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा ये बड़ी इंफॉर्मेटिव जो है ना वो बातें चल रही है। तो एक वक्फे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात कर रहे हैं केबल्स के हवाले से, केबल, इलेक्ट्रिक केबल के बारे में। और हमारे साथ फास्ट केबल के डायरेक्टर मौजूद हैं, कमाल मियाँ साहब, जो हमें वक्फे से पहले बता रहे थे कि बिजली को मुंतकिल करने का जो वाहिद जो रास्ता है वो है इलेक्ट्रिक केबल के ज़रिए ना। तो इसमें केबल के सही इंतखाब ना होने की वजह से बिजली ज़ाया भी होती है। तो मैं चाहूँगा सर यहीं से कंटिन्यू कीजिए। ये हम बात कर रहे थे कि लाइन लॉसेस का हमारे प्रॉब्लम है। वो गवर्नमेंट लेवल पे, मैक्रो लेवल पे प्रॉब्लम इस तरह है कि गवर्नमेंट एक एक्स प्राइस पे पावर प्लांट से बिजली ख़रीदती है, ठीक है, और फिर उसको ट्रांसमिट करती है और फिर आगे घरों में या फैक्ट्रियों में या दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और वो जो यूज़र्स हैं वो अपने मीटर के हिसाब से उसके बिल पे करते हैं। सही। अब वो जो पावर प्लांट से लेकर एक फैक्ट्री तक जो ट्रांसमिशन लाइन में लाइन लॉसेस हुए हैं वो बेयर करने पड़ते हैं। उसकी कॉस्ट पावर प्लांट ने तो लेनी है बिकॉज उन्होंने बिजली आपको सप्लाई दी की है। उस लाइन लॉसेस की कॉस्ट फिर गवर्नमेंट को ऑब्जॉर्व करनी पड़ती है और वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने बेंचमार्क्स रखे हुए हैं कि लाइन लॉसेस इतने होने चाहिए, एज़ पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड इतने होने चाहिए। और उसमें बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, बिकॉज ऑफ इट्स मेंटेनेंस, इट्स केयर, बिकॉज ऑफ अदर इक्विपमेंट्स, उसमें लाइन लॉसेस बढ़ते हैं। उसकी वजह से हमारा जो है ना सर्कुलर डेट में एक ये भी कंट्रीब्यूशन होती है कि बिजली की जो प्राइस पे की गई उतनी रिसीव नहीं की गई। रिसीव जो करते हैं मीटर्स बिलों की सूरत में, उसमें लोग जो
चोरी करते हैं बिजली, उसका भी एक एलिमेंट आ जाता वो है, भी आ कि बिल जाता है, पे सही नहीं है। करते वो भी आ जाता है। ये सारे दूसरे एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और कांस्टेंट एलिमेंट है कि हर रोज़ अगर आप कुछ यूनिट्स ज़ाया कर रहे हैं तो वो, अगर घर में ज़ाया हो रहे हैं तो वो जो मालिक जो घर के फैमिली है उनकी जेब से जा रहे हैं, और जी अगर हाँ। वो नेशनल ट्रांसमिशन नेटवर्क में हो रहे हैं तो हमारे सबकी जेब से जा रहे हैं। जी हाँ। तो उस सिलसिले में बात कर रहा था कि बहुत अच्छा, ज़रूरी सॉरी है। माफ़ी चाहता जी हूँ, इसी के साथ-साथ एक और मसला भी जो पिछले दिनों यहाँ पर कराची में हमें हमारे सुनने में भी आया कि वो कहीं तार गिर गई और जनाब उससे नुकसान हो गया। तो ये तार टूट के गिरने वाला मामला ये भी कोई हमारे लिए पुराना नहीं है। ये वाक़यात भी होते रहते हैं। तो क्या जी इसके पीछे भी ये केबल का इंतख़ाब ही एक मसला है? जी, इंतखाब से ज़्यादा उसकी जो बेसिक उसके एसओपी हैं कि अगर वो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स तो बीच में आ जाते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें वो तार जो है उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, उसको टाइम पर रिप्लेस नहीं किया गया, या बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स वहाँ पे जो उसके लाइन है उस पर कोई दरख्त आ गिर गया है, जी, 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 जी। या कोई और चीज़ हो गई है, तो ये एलिमेंट्स उसमें आ जाते हैं। आ जाते क्योंकि अदरवाइज़ मेटल है वो, उसकी एक अपनी लाइफ है, उस लाइफ के मुताबिक तो बड़े रेयर होता है कि उसको ब्रेकेज होगी अनलेस देयर इज़ एन एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व इन दैट। हैं। हाँ। और वो मेंटेनेंस इज़ मेजर इशू देयर रादर देन द क्वालिटी ऑफ द केबल, क्योंकि क्वालिटी ऑफ केबल नॉर्मली वो सिलेक्शन ऑफ द केबल के वक्त होती है, ना कि उसके ऑन गोइंग यूज़ के वक्त। ठीक है, वो सिलेक्शन में हम डेफिनेटली भी मज़ीद बात करेंगे। आपने कहा कि लाइफ होती है, ठीक है, एक धात है और उसके अलावा उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग है जो भी है, तो वो उसकी एक लाइफ तो होगी। तो कितनी लाइफ होती है? अगर घर बनाया हुआ है तो आपने तो उसे कितने अरसे बाद आपको सारी वायरिंग वगैरह सब कुछ चेंज करनी पड़ेगी? क्या ऐसा होता है? इसमें हर एक जो यूज़ है उसके लिए डिफरेंट लाइफ है, लेकिन एज़ पर स्टैंडर्ड अगर आप 24 आवर केबल को यूज़ करते हैं तो एज़ पर स्टैंडर्ड जो हमारी लो वोल्टेज केबल्स हैं वो 25 साल उनकी लाइफ है। अच्छा, लेकिन लो घरों क्वालिटी में केबल। जी नहीं, लो वोल्टेज लो केबल, वोल्टेज हाँ, केबल। क्वालिटी तो केबल में कोई और होती नहीं, एक ही होती है, वो सही होती है, ठीक है। क्योंकि लो क्वालिटी तो हम कहेंगे ना लगनी ही नहीं चाहिए। हाँ। तो लो वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, हाई वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज, द वन विच आर लाइक द मेजर सही, मैं समझ ट्रांसमिशन गया। लाइंस। और उसमें रिलेटेड एक एलिमेंट ये आ जाता है कि उसका यूज़ कितना है। घर में टिपिकली एक लाइट के लिए या एक एयर कंडीशन के लिए या एक फ्रिज के लिए जो केबल यूज़ हो रही है उसका यूज़ किस तरह का है, तो टिपिकली घरों में ये 25 साल से भी ज़्यादा, क्योंकि यूज़ कम होता है। कोई फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, 24 आवर फैक्ट्री रन कर रही होती है, तो घरों में ये 25 तो स्टैंडर्ड के मुताबिक है, लेकिन 50 साल टिपिकली घर में अगर वालिद ने घर बनाया है तो बच्चे भी रहते हैं और उनकी बाद में उनकी भी औलाद वहाँ रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन एज़ पर स्टैंडर्ड 25 साल उसकी लाइफ है, और उसके बाद उसको चेंज कर देना ही बेहतर है। लेकिन वो मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन द यूजेज, क्योंकि मेरे अपने घर में वो 40 साल आराम से चल रही तो कोई उसमें मगर issue 40 नहीं। साल पहले वाली क्वालिटी आज भी मिल जाती है या आज उससे ज़्यादा जिद्दत आ चुकी है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है कि क्योंकि ये एक मेटल है, कॉपर इन दिस केस, तो उसमें उसकी कोई जिद्दत व्हेन इट कम्स टू द बेसिक जो मेटल है वो कोई नहीं है, लेकिन उसमें मटेरियल्स जो यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जिद्दतें आ गई हैं। Okay. फॉर एग्जांपल पहले घरों में हम पीवीसी केबल यूज़ करते थे, अभी जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है स्टैंडर्ड की वो एक लो स्मोक ज़ीरो हेलोजीन केबल की रिकमेंडेशन है। उससे ये होता है कि यू बेसिकली दैट केबल इज़ एनवायरमेंटली मोर फ्रेंडली, एंड इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ फायर उसमें उसका स्मोक बहुत लो होता है और उसमें टॉक्सिक गैसेस नहीं होती। तो अच्छा। अगर कोई अब आज कोई घर बनाएंगे और आप बेहतरीन स्टैंडर्ड पर जाना चाहते हैं तो पीवीसी केबल की बजाय लो स्मोक ज़ीरो हेलोजीन, जो कि हमारा एक ब्रांड है फास्ट ग्रीन, हम उसको कहते हैं, फास्ट ग्रीन केबल हम रिकमेंड करते हैं कि वो यूज़ करें। दैट्स ग्रेट। ओके, तो अब आते हैं ज़रा इंतखाब की तरफ वापस, क्योंकि जब आपने इंतखाब के लिए बताया तो उसमें दुकानदार जो है वो चीज़ें जो रिकमेंड कर रहा होता है हमें, ठीक है, क्योंकि उसका रोज़ का काम है, हमारा 50 साल में एक दफ़ा का काम है, ठीक है, एक आम आदमी का। तो उसमें दुकानदार ने कहा ये अच्छी है, ये अच्छी है, ये फ़लानी कंपनी की है, कोरिया की है, जापान की, ये चाइना की है और ये पाकिस्तान की है। तो कीमतों में भी आपको जो है ना बाहर की चीज़ एक आध सस्ती मिल जाती होगी। तो कॉस्ट से हम लोग चीज़ को पहचान रहे होते हैं कि नहीं ये मेरी जेब के हिसाब से इसमें बचत है,
तार ही है, इसने क्या सारी एक जैसी होती हैं। तो ये एक जनरली हमारी सोच होती है इंतखाब के वक्त। तो ऐसे मौके पे आप क्या कहेंगे और सही तरीका क्या है? जी, आप पहले हम बात कर रहे थे कि ये एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है और ये एक स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई जाती है। तो इसमें ये नहीं है कि मेरी तार आपकी तार से बेहतर है। अगर ये स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई गई है और उसमें तमाम जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स है मीट की गई हैं और क्वालिटी उसकी टेस्टिंग की गई है, तो इट शुड प्रोड्यूस द सेम रिज़ल्ट। ठीक है। अब हम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को जब हम देखते हैं ना कि लुक और फील में सेम लगती है, ये और इस तरह की बाज़ लोग ये कहते हैं अच्छा हाँ इसको मैंने फ़ोल्ड करके देखा है तो ये बिल्कुल अच्छी फ़ोल्ड भी हो रही है, ये ज़्यादा सख्त भी नहीं है। इस तरह के जुगाड़ नहीं हमारे लोकल लोगों में बनाए होते हैं, लेकिन इट्स एन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, इट शुड बी रिव्यूड एज दैट। तो उसमें बड़ा ज़रूरी है कि हम ये चीज़ देखें कि जो हम प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं ये अगले 50 साल के लिए ये हमारे साथ है और ये हमारी बेसिक एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड पूरी कर रही है। तो उसके लिए थोड़ी सी अवेयरनेस ज़रूरी है। नंबर 1 कि हम सही ब्रांड ख़रीदें, क्वालिटी ब्रांड ख़रीदें। उसके लिए मांगे उनसे कि अच्छा जी आप हमें अपनी अप्रूवल दें कि आपके पास टेस्ट अप्रूवल्स कौन सी हैं, आपके पास किस लैब की आपके पास अप्रूवल है। सब जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनके पास अप्रूवल्स हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वी आर फर्स्ट पाकिस्तानी कंपनी जिसको कीमा हॉलैंड एक लैब है उससे हमने गोल्ड सर्टिफिकेशन लिए। तो दैट्स एंड दीज आर अवेलेबल। दूसरी एक चीज़ है कि हम अक्सर कॉस्ट पे डिसीजन करते हैं, जबकि इस चीज़ में कॉस्ट शुड बी द लास्ट कंसर्न। क्योंकि अगर आप 50 साल के पीरियड पे देखें और अगर आपने 10,000 सस्ती केबल ले ली है तो वो 50 साल में उसको आपको डिवाइड करें तो आपने कोई बहुत बड़ा सेविंग नहीं की। लेकिन इन द शेप ऑफ लाइन लॉसेज और इन द शेप ऑफ compromising on safety or security for your home, you might end up paying much more price than what you have saved in 10-15,000. तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम कॉस्ट को इस मामले में एक तो एलिमेंट बिल्कुल ना रखें, क्योंकि हम बहुत सारे अगर एक घर में मैं आपको मिसाल देता हूँ 5 मरले के घर में 50-60 हज़ार रुपये की बहुत डिज़ाइन उसका लाइट्स का होगा तो 70,000 रुपये की केबल लग जाएगी। मतलब 100 गज का घर जो होता है यहाँ पे। हाँ जी, उसकी हाँ जी। और फिर अगर आप देखें तो उसी के बाथरूम में शायद टाइल्स की कॉस्ट जो है ना वो पूरे घर की केबल्स की कॉस्ट से ज़्यादा होगी। जबकि टाइल्स अब 50 साल में शायद 5 दफ़ा चेंज कर लें अगर हर 10 साल बाद। पाउडर पे ज़रा ज़्यादा तवज्जो देते हैं ना हम लोग, जो ज़ाहरी खूबसूरती है ना उस पर भले पैसे लग जाएं। हाँ जी, हाँ, मतलब हमने कपड़े जो है ना वो बेशक वो बहुत महंगे वो अच्छे पहने खाया, बेशक मिर्चों के साथ रोटी खा लिया, उसका किसी को नज़र नहीं आना है वो। तो थोड़ा सा ये अवेयरनेस की ज़रूरत है। उससे ये होगा कि जो काउंटरफीट एक मार्केट है वो भी डिस्करेज होगी जब लोग क्वालिटी कॉन्शियस होंगे और वो भी अपने आप को अपग्रेड करके सही चीज़ बनाने की बात करेंगे और ओवरऑल मुल्क में एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ जब इस्तेमाल होगी तो ना सिर्फ जो घर में जिसके घर में इस्तेमाल हो रही है वो उसके लिए फ़ायदा है, जिसकी फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रही है उसके लिए फ़ायदा है, बल्कि मुल्क को भी फ़ायदा है। क्योंकि बिजली एक ऐसा रिसोर्स है कि हमारा नेशनल रिसोर्स है, जिस तरह पानी हमारा नेशनल रिसोर्स है। अगर मैं अपने घर में पानी ज़ाया करता हूँ या बिजली ज़ाया करता हूँ तो मेरा नुकसान नहीं, वो आपका नुकसान भी है और हमारे पूरे मुल्क का नुकसान भी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें गवर्नमेंट को भी इन्फोर्समेंट जो अपनी गवर्नेंस है वो बेहतर करनी चाहिए स्टैंडर्ड्स पे के ऊपर। प्लस लोगों को बड़ा ज़रूरी है कि एजुकेट हम करें कि इस चीज़ के बारे में आपके लिए अच्छी चीज़ का इस्तेमाल जो है वो आपके मुफाद में है। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है और ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं तो हम बात करेंगे जनाब कि अमूमन हम घरों में ये चीज़ देखते हैं कि वो जनाब तार जल गई, वो फ्लक्चुएशन हो रही है, क्योंकि हमारी बहुत सारी जितनी भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स होती हैं वो बिजली के ऊपर नीचे होने की वजह से उसकी मकदार के कम ज़्यादा आने की वजह से जो है ना वो जल जाती हैं और हमें नुकसान हो जाता है। तो इसी तरह ये जो केबल्स होती हैं इनको भी नुकसान होता है, ये भी जल जाती हैं और एक दफ़ा अगर वायर जल जाए तो कितनी एक टेंशन से गुजरना पड़ता है हमें। ज़रा इस हवाले से बात करेंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
एक दफ़ा फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हमारे साथ मौजूद हैं आज कमाल मियां साहब, जो कि हैं डायरेक्टर फास्ट केबल्स के, और आज हम इनसे जान रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक केबल होती है इसकी हमारे घरों में, हमारी बिल्डिंग्स में कितनी अहमियत होती है। और ये छोटी छोटी चीज़ें, मतलब जैसे इंतखाब जो है वो कितना ज़रूरी है। आपका इन बेहतरीन और दुरुस्त चीज़ का इंतखाब हमारे लिए आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में हमें क्या क्या फ़वाइद देता है। अच्छा जी, इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। एक मैं वक्फे में इनसे पूछ रहा था कि जो बेहतरीन कैरियर है वो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाला, तो वो क्या है? तो उस पर मैं चाहूँगा ज़रा आप और ख़ुद ही ऑडियंस को भी बताएं। जी, बेहतरीन जो हम उसको कंडक्टर कहते हैं या जो यूज़ करते हैं केबल बनाने में, वो कॉपर है। अच्छा, और तांबा। जी, तांबा, जी तांबा, हाँ, हाँ ठीक जी। है। तो इसीलिए जो आपको केबल जो हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, वो घरों में ख़ास तौर पे वो कॉपर की बनती है। ठीक है। और उसके ऊपर ऑफ कोर्स इंसुलेशन मटेरियल है, जिसमें पीवीसी है, एक्सएलपी है, दूसरे मटेरियल है। उसके अलावा जो बड़े लेवल पे जो ट्रांसमिशन और जो सिटी नेटवर्क्स वगैरह में केबल यूज़ करते हैं, वो आमतौर पे एल्युमिनियम की बनी होती है। अच्छा, एल्युमिनियम भी यूज़ किया जाता है, लेकिन एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी कॉपर से कम है। कॉपर से कम है और बड़े लेवल पे ये यूज़ की हाँ, जाती है। उसकी वजह ये कि वहाँ पे केबल का साइज़ बड़ा होता है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो कॉपर इज़ मच कॉस्टली फॉर टू बी यूज्ड अच्छा, एट दैट लेवल। ओके, ओके, जैसे ओके। बहुत कुछ मुल्क हैं, पिछले दिनों मैं एक मुल्क में गया तो वहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि आप ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? वो कहते हैं हम कॉपर यूज़ करते हैं। ओके, मैंने कहा कॉपर तो बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने कहा जी हमारे पास पैसे हैं, लेकिन वी डोंट वांट टू वी वांट टू हैव लेस लाइन लॉसेस। तो अगर आप कॉपर यूज़ करेंगे तो लाइन लॉसेस एज़ पर स्टैंडर्ड थोड़े कम होंगे एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम। तो लेकिन हमारी जितनी वायरिंग केबल घरों में यूज़ होती है या फैक्ट्रीज़ में जो केबल यूज़ होती है या दुकानों पे यूज़ होती है, तो वो सारी कॉपर की बनी होती है। वैसे मैंने ये इलेक्ट्रिक केबल का इस्तेमाल एक और जगह भी देखा है। कपड़े सुखाने के लिए आपने कभी देखी इलेक्ट्रिक तार? अब खैर इतनी वो वो मेरा ख्याल जो शायद यूज्ड कोई जी हाँ, जी हाँ। लगा लें घर में उसको यूज़ करने के लिए, लेकिन हाँ। इट्स नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि उसका कोई देर आर हाँ, बेटर मतलब यूज़। ज़ाहिर सी बात है, उसमें करंट नहीं होता है, जो तार निकल जाती है उसे बांध के कपड़े खुश किए जा रहे होते हैं। हाँ, तो मैंने कहा शायद इसके लिए भी कोई ख़ास तार रिकमेंड कर दें कमाल साहब। हाँ। अच्छा, जब हम बात करते हैं जो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक केबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जब इसकी बात करते हैं हम, तो ये बताइए कि क्या एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान की केबल? क्योंकि इस वक्त जो है वो हमारे मुल्क में जो सूरत हाल है, जो मुआशी सूरत हाल है, वो आपके सामने है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी वो उनकी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकें। पाकिस्तान का जो बिज़नेस है, वो जो मईशत है, वो उसकी बेहतरी के लिए एक्सपोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। तो केबल इंडस्ट्री में आप ये बताइए कि ऐसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं? और रही बात तांबा, जो है ये इतना बड़ा तांबा पाकिस्तान से ही निकलता है, पाकिस्तान में ही ये केबल्स तैयार होती हैं? हाँ जी, वन बाय वन चीज़ों को ले लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल की, जिस तरह आपने कॉपर की, तांबे की बात की है। तो अनफॉर्चुनेटली हम इसको इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हम बचपन से सुनते तो आ रहे हैं कि हमारे पास तांबे के बहुत ज़खायर हैं, लेकिन उसकी एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा अभी नहीं हुई। जो एक दो प्रोजेक्ट्स पे हो रही है, वहाँ पे अभी उसका कोई बहुत ज़्यादा लोकल मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। अच्छा। तो नेट हम सारा कॉपर जो है ना इम्पोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। एक अच्छी बात कह लें कि केबल इंडस्ट्री में जो कॉपर दुनिया में जो कॉपर की प्राइसेस हैं, वो एक स्टैंडर्ड है। लंदन मेटल एक्सचेंज की प्राइसेस को एज ए रेफरेंस प्राइस यूज़ करते हैं। तो फ्रॉम एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि पाकिस्तान का कॉपर जो है महंगा है और हमारे लेट्स से नेबरिंग कंट्रीज़ का कॉपर सस्ता है, तो इसलिए हमें डिसएडवांटेज नहीं है, बिकॉज द मेटल इज़ प्राइस एट द सेम रेफरेंस प्राइस। तो वो एक एडवांटेज है। हमें एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज क्या है
कि हमारी माफ़ी कॉस्ट चाहता ऑफ हूँ, मैन्युफैक्चरिंग माफ़ी चाहता ज़्यादा हूँ है। यहाँ पे जब वो आपने बताया कि आप कॉपर को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ये ऐसी इंपोर्ट्स पे कुछ फ़वाइद वगैरह सहूलियात आपको हैं? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से तो बल्कि उलट है, इन द सेंस कि हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, तो रॉ मटेरियल की इंपोर्ट जब कराची पोर्ट पे आती है तो उसको कराची पोर्ट के ऊपर हम 25% उस पर ड्यूटीज़ पे करते हैं, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, टू टेक द रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर केबल विच वी विल, जो हमें बाद में बेचनी है और फिर हमने उससे कोई रिकवरी या रेवेन्यू जनरेट करना है या इनकम जनरेट करनी है। तो अनफॉर्चुनेटली वो मैन्युफैक्चरिंग का ओवरऑल जो हम पाकिस्तान में बुरा हाल है, उसकी एक बेसिक वजह यह है कि गवर्नमेंट अप फ्रंट आपकी 25% कॉस्ट बढ़ा देती है कि आपके रॉ मटेरियल के ऊपर इतने ज़्यादा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हैं। नहीं, बिल्कुल सही। मैं वो एक्चुअली उस पॉइंट पे आना चाह रहा था, या तो यहाँ इस इंडस्ट्री के लिए जो तांबे के ज़खायर जो वाकई हमने सुने हैं, जो बलूचिस्तान भरा हुआ है, ठीक है, तो वो ज़खायर में से कुछ थोड़ा सा निकालें और काम करने के लिए यहाँ पे दें, ताकि जो कॉस्ट जो है वो सेविंग की जा सके, या फिर जो बाहर से अगर इस सूरत हाल में आ रहा है तो उस पर जो है ना कुछ फ़ायदा दिया जाए। उस पर फ़ायदा देना तो दूर की बात है, उस पर कम से कम रेवेन्यू जनरेशन का उसको सोर्स ना बना लिया जाए। देखिए, टैक्स का बड़ा एक बेसिक असूल है कि यू पे टैक्स व्हेन यू मे हैव इनकम। लेकिन यहाँ तो ये है कि आपने रॉ मटेरियल मंगवाया है तो उसके ऊपर आपने 17% सेल टैक्स एडवांस में दे दिया, 5% आपने ड्यूटी दे दी, 5 से 15 डिफरेंट रॉ मटेरियल्स की है, और उसके ऊपर आपने एक्साइज टैक्स वगैरह दे दिया। तो यू बेसिकली हैव लोडेड 25% कॉस्ट बिफोर इवन स्टार्टिंग टू मेक ए प्रोडक्ट, जिसके ऊपर बेचने पे आप पे टैक्स लागू होना है। तो एक ये कॉस्ट ऑफ हमारी डूइंग बिजनेस हाई होने की एक ये वजह है। तो हमारी तो गवर्नमेंट से अक्सर यही रिक्वेस्ट होती है कि आप अपफ्रंट ड्यूटीज़ ख़ास तौर पे मैन्युफैक्चरर्स पे ख़त्म करें, क्योंकि वो आपकी इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी हैं कि जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग मुल्क में बढ़ेगी उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा रोज़गार मिलेगा लोगों को, उतना ज़्यादा मुल्क तरक्की करेगा। तो आपने दूसरी बात की थी कि प्रोडक्ट जो है वो जब आपको कॉस्ट इतनी मतलब उसकी वजह से, इन टैक्सेस की वजह से आपको जितने में कॉस्ट करनी चाहिए उससे थोड़ी महंगी कॉस्ट कर रही होती है, तो अब आपको दोबारा चीज़ तैयार करके मुल्क से बाहर बेचने की सहूलियात मौजूद है। देखिए, एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो वो जो ड्यूटीज़ हैं, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि वो ड्यूटीज़ आपको वापस नहीं, आपको रिफ़ंड हो जाएंगी। लेकिन चैलेंज यहाँ पे ये है कि आपके पास पहले कैपिटल इतना हो कि आप पहले पे करें और बाद में रिफ़ंड लें। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि एक्सपोर्ट को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट इस प्रोसेस को कि पहले आप ड्यूटीज़ दें, बाद में रिफ़ंड लें, जो कि मिलते नहीं हैं, उसके बारे में भी अक्सर बात होती है कि जी हमारे इतने रिफ़ंड स्टक हैं, और वो भी एक ट्रू एक सच है। तो उससे बेहतर है कि आप अपफ्रंट ड्यूटीज़ किसी से भी ना लें, चाहे वो एक्सपोर्ट के लिए या लोकल इंडस्ट्री के लिए। आप ड्यूटीज़ तब लें, 17% सेल्स टैक्स यूज़र एंड यूज़र ने देना है, तो आप तब लें जब केबल एंड यूज़र को बेची जाए, ना कि वो जब रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया गया उस वक्त ले लिया जाए, सारे प्रोसेस से पहले ही ले लिया प्रोसेस पे। तो उसमें एक और चीज़ है कि एक्सपोर्ट से ज़्यादा हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या इंपोर्ट्स जो केबल हो रही हैं उसको हम किस तरह कर सकते हैं। देखें, $1 earned by exporting is the same $1 earned by not importing, ठीक है, डॉलर saved by not importing। तो हम पाकिस्तान में तो पिछले साल यानी पिछले 2 साल में 70% इंक्रीज़ हुई है केबल की इंपोर्ट्स की, और विच इज़ अलार्मिंग, क्योंकि पाकिस्तान में केबल इंडस्ट्री अंडर कैपेसिटी चल रही है, और वो सारी केबल्स जो इंपोर्ट हो रही हैं पाकिस्तान में, उनमें 80% बन सकती हैं। बिल्कुल सही है। हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं फिर से, और वक्फे से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करते हैं इसी हवाले से। कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक केबल के हवाले से, उसके इंतखाब के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं
कमाल मियाँ साहब, डायरेक्टर फास्ट केबल। तो फास्ट केबल्स के जो डायरेक्टर हैं हमारे साथ, इनसे हमने काफ़ी मालूमात हासिल की हैं। एक चीज़ हमें और ज़रा बता दीजिए, क्योंकि हर एक ने हर जगह पे हर प्रोडक्ट के हवाले से हमें पाकिस्तान में एक जुमला लिखा हुआ मिलता है, नकालों से होशियार। तो ये नकालों से किस तरह होशियार रहा जाए जिसको नॉलेज ही नहीं है केबल के बारे में। 50 साल में एक दफ़ा जो है वो जाने का इत्तेफाक होता है किसी इंसान को जनाब तार ख़रीदने के लिए, तो उसमें वो क्या होशियार रहे। वो तो सिर्फ यही होशियार है कि वो दुकानदार ने अगर 1000 रुपये का, नहीं 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 ये बहुत ज़्यादा, पिछला तो 800 का दे रहा था, तो वो बस इतनी होशियारी कर सकता है बंदा। जी आपने सही कहा, इसमें काफ़ी चैलेंज है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मार्केट में कोई 50% से ज़्यादा सेफली मैं कहूँ तो जो क्वालिटी ब्रांड है उनकी काउंटरफीट बिक रहे होते हैं। हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था फास्ट केबल के लिए। हमने इसी चैलेंज की वजह से हमने 30 साल, ऑलमोस्ट 30 साल हमने मार्केट में फास्ट केबल को नहीं बेचा। हमने कस्टमर से कहा कि आपने फास्ट केबल लेनी है तो डायरेक्ट हमसे लें, क्योंकि हम काउंटरफीट नहीं चाहते आपके 50 साल आपके घर में एक काउंटरफीट प्रोडक्ट हमारी रहे। लेकिन चैलेंज ये था कि हर जगह पे लोगों के लिए डायरेक्ट कंपनी से ख़रीदना मुश्किल काम। तो उसके लिए फिर हमने एक बड़ा ही इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला कि केबल में कॉइल के जो अंदर तार के साथ एक स्टिकर के ऊपर हिडन कोड एक लगाया। अच्छा। और कस्टमर्स को अवेयरनेस दी कि अगर आप जब केबल ख़रीदें और उसको खोलें तो हिडन कोड को स्क्रैच करके SMS करके यू कैन कंफर्म कि आपकी केबल जेन्युइन है। ओके। तो फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान ये फास्ट केबल ने इंट्रोड्यूस किया। उसके दो मकसद थे। एक तो ये था कि जो काउंटरफीट बनाने वाले लोग हैं उनको ये डेटरेंस होती है कि वो इतनी ज़्यादा एफर्ट करके ये उनके लिए करना मुश्किल हो जाएगा तो वो काउंटरफीट नहीं बनाएंगे। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि हम अपने कस्टमर के साथ जो फास्ट का प्रॉमिस है कि आपको एक जेन्युइन चीज़ मिली और उसकी हम लाइफ टाइम वारंटी देते हैं, उसको इंश्योर कर सकें। एंड एक मैक्रो लेवल पे हमें ये भी था कि जब हम एक चीज़ मार्केट में करेंगे तो बाकी लोग भी करेंगे, तो उससे एक मार्केट में डिस्टिंक्शन आ जाएगी काउंटरफीट और असली प्रोडक्ट के बीच में। नहीं तो वो जो आपने बताया केबल के अंदर एक हिडन कोड वो देख एक के स्टिकर के ऊपर हम जी हाँ जी, जी, तो उसका पूरा तरीकाकार वगैरह वो साथ। जी उसका पूरा तरीकाकार उस डब्बे के ऊपर दिया होता है। अच्छा। डब्बे के ऊपर दिया होता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि किस तरह करना है। और ये इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जब हम बाकी सारी चीज़ों के लिए इतनी एफर्ट करते हैं जी 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 अपनी जी। चीज़ को सही लेने के लिए, तो इसके लिए हमने कस्टमर्स को एक तरह का सर मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी दी है। कि एक मीठे खरबूजे के लिए पूरी रेडी सूंघ लेते हैं हम लोग। आपकी बात सही है, उसको नॉक करके भी देखते हैं जी हाँ, आवाज़ कैसी जी हाँ। आ रही है इसमें। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इसके लिए क्योंकि वी हैव टू सी कि ये एक इम्पॉर्टेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी ये है कि दिस एस्पेक्ट दिस सर्विस हैव बीन अप्रिशिएटेड अ लॉट बाय द कस्टमर्स। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उसको कस्टमर्स जो है ना यूज़ करते हैं। सही। अच्छा, आपका मकसद जो है आज के शो का वो ये था कि आप लोगों में अवेयरनेस दे सकें और कि ये जो नकली और ये जो गैर मयारी जो इलेक्ट्रिक केबल्स हैं इनको अवॉइड किया जाए, और क्योंकि ये बड़े पैमाने पे ये गैर मयारी केबल्स का काम हो रहा है। ठीक है। तो जब और फिर पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट्स हैं ये, तो इनको आप प्रेफर किया जाए। ये इसी मकसद के साथ एक और चीज़ मुझे बताइए, जैसे अभी पिछले दिनों हमने ये सुना कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 50 लाख घरों का एक प्रोजेक्ट लेके वो मैदान में उतर रही है। तो ये 50 लाख घर जब अचानक बनना शुरू होंगे इकट्ठे ही तकरीबन या कुछ अरसे में, तो उसमें केबल इंडस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा रोल होगा। तो क्या पाकिस्तानी केबल्स जैसे फास्ट केबल और भी होंगी, तो वो उनका इस इंडस्ट्री में जो मतलब जो केबल इंडस्ट्री है उसका इस प्रोजेक्ट में क्या रोल है, और क्या वो इसमें कोई अपना हिस्सा डाल रहे हैं कि फिर ये वो नकालों से होशियार वाले जो 2 नंबर माल वाले जो हैं वहाँ भी घुस जाएंगे? जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा। एक तो चीज़ है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इसको जो गवर्नमेंट का प्लान है उसको अपनी मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट से उसको पूरा कर सके। तो
उससे एक और प्लस फैक्टर ये होगा कि और ज़्यादा इंडस्ट्री जब फुल कैपेसिटी पे काम करेगी तो और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, तो मुल्क को ओवरऑल फ़ायदा होगा। जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर या हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कोई भी जब होते हैं तो उससे और ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो उसमें काम बढ़ता है और उससे रोज़गार जो है ना वो और ज़्यादा क्रिएट होता है। जहाँ तक बात है कि क्या वहाँ अच्छी प्रोडक्ट जेन्युइन प्रोडक्ट लग सकेगी, तो आई एग्री विद यू कि बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के लिए उसके लिए एक प्रॉपर सेफगार्ड्स बनाए ताकि वहाँ पे 2 नंबर चीज़ ना लगे। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच। हमने आज आपसे इतनी मालूमात हासिल की, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो गई देखिए ज़रा, ठीक, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। दोस्तों एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो एक और मौजू पे बात करेंगे, अहम मौजू है, उसके बारे में जानना भी काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और इसमें प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे अल्लाह ताला की नेमतों के हवाले से। कहते हैं कि इंसान की खुशी का राज अल्लाह ताला की नेमतों को हक समझ के इस्तेमाल करने में छुपा हुआ है और हमारी ज़िंदगियों के जो गम हैं उसका वो उसमें उसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगा सॉरी उसे इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि एक अल्लाह ताला की मर्ज़ी और हमारी मर्ज़ी, इसके बीच में जो फ़र्क होता है उसी को गम कहते हैं। और अगर हम फ़र्क जो है उसको अगर ख़त्म कर दें और जो अल्लाह ताला की नेमत है उस पर शुक्र करके और एक यकीन के साथ उसका इस्तेमाल करें तो उसके लिए हमारे उसके बाद हमारे लिए सिर्फ फ़वाइद ही फ़वाइद। अल्लाह ताला की जहाँ नेमतों का ज़िक्र होता है तो एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, वो है शहद, जिसके हवाले से अगर हम थोड़ा सा तारीख़ी हवाला देखें तो हमें ये एक चीज़ मिलती है कि शहद में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। और जो चीज़ मतलब एक दफ़ा कह दी गई है दीन के हवाले से तो फिर वो लोहे पे लगी रहे कि शहद में शिफा है और वो शिफा आपको मिलेगी अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये है जनाब आज का हमारा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से का मौजू, शहद एक नेमत, और इसके इस्तेमाल के हवाले से हम लोग बिल्कुल बात करेंगे क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से, अपनी ख़ुराक के, अपनी ग़िज़ा के हवाले से कि हमारी ग़िज़ा में कौन सी चीज़ शामिल होनी चाहिए, कौन सी शामिल नहीं होनी चाहिए। इसी ग़िज़ा के हवाले से हम लोग जो हैं वो आजकल ऑर्गेनिक की तरफ अपना रुझान हमने किया हुआ है कि हमने ये फ़लानी चीज़ जो है ये ऑर्गेनिक खानी है, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है आज के दौर में, वो खालिस नहीं है, वो खालिस नहीं। तो आज हम शहद के हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ ताउन किया है इस्लामिक शहद बनाने वालों ने, और इस्लामिक शहद बनाने वालों ने इस्लामिक शहद की तरफ से आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं आज हम उनसे अफादियत जानेंगे शहद की। और सबसे पहले मैं तारुफ़ कराऊँगा, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं जनाब सबीन फ़ातिमा साहिब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रेट। ओके, हमारे दूसरे मेहमान मोहम्मद आसिफ साहब हैं, आप भी मेहमान हैं इस्लामिक शहद की जानिब से, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। ग्रेट। ओके, शहद, सबीन साहब आपसे मैं शुरू करूँगा। आजकल हम लोग चीज़ों को ना जैसे मीठा हम इस्तेमाल करते हैं चीनी की शक्ल में, और उसके बारे में भी बहुत सारे सवालिया निशान जो है वो आ चुके हैं कि जनाब ये जो चीनी है ये हमारे लिए ठीक नहीं है, चीनी का इस्तेमाल कम करें, इससे ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। और शहद की तरफ आते हैं हम लोग, एक तो शहद एक्सपेंसिव बहुत है, ठीक है, और उसको हम चीनी की तरह तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर उसके तकरीबन हर सेक्टर में इससे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं क्योंकि इसमें शिफा है। तो शहद के इस्तेमाल के हवाले से हमें कुछ थोड़ा सा गाइड कीजिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी आपने शुरू में ज़िक्र किया कि शहद जो है वो कुरान मजीद से और हदीस से इसके बारे में बहुत डिटेल से गुफ्तगू की गई है और कुरान में इस चीज़ का ज़िक्र है, हदीस में ज़िक्र है। जहाँ तक रह गई चीनी की और आप गुड़ को ले लें, चीनी को ले लें, अगर हम उसको इससे कंपेयर करें तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है शहद जो है। लेकिन वो एक बड़ी अच्छी बात है, हम अक्सर प्रोग्राम में कहते हैं कि कम खाओ और अच्छा खाओ। हाँ। जी, तो वो शहद का इस्तेमाल ये नहीं कि आप रोज़ चीनी की तरह या गुड़ की तरह करें, हाँ। लेकिन आप हफ्ते में एक बार, और ये हदीस से भी ये तस्दीक की गई है इस बात की कि महीने में 3 दिन चाहे आप शहद का इस्तेमाल करें, वो लाजमी करें। ज़रूरी नहीं कि आप हर हफ्ते खाएं या रोज़ खाएं, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़्यादती या किसी भी चीज़ की कमी रोज़ जो है, खाया जी, तो जा सकता है ये। रोज़ खाया जा सकता है, लेकिन जैसे कि अभी हमने बात की कि अफोर्ड करने की भी जी, बात है afford ना, की कि बात है, एक्सपेंसिव है। और हाँ। ये ज़ाहिर सी बात है, ये तो अभी हमारे सामने चीज़ है कि हमने इसको सारा रेडी किया हुआ है, लेकिन ये आता है किस तरह से तैयार किया जाता है, उसके बाद आके ये प्रोडक्ट महंगी हो जाती है। उस हवाले से कि आप चाहे इसको एक स्पून जो है वो आप इस्तेमाल करें, ये एक सेब के बराबर है इसकी जो ग़िज़ाइयत है। अच्छा। जी, आप इसको पानी में शामिल करके, इसको गर्म पानी में शामिल इस्तेमाल करें, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप इसका रोज़ इस्तेमाल, लेकिन हफ्ते में या हदीस से मैं आपको बता रही हूँ, मुस्तनद बात के महीने में 3 दिन खाली आप शहद का इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको चीनी जैसे हम चाय में रोज़ इस्तेमाल करते हैं। ऐसा तो नहीं है, मतलब जी। राशन में अब कोई हाँ, महीने का 20 किलो शहद तो नहीं आ सकता। वही मैं आपसे कह जी, तो आप ये चाहे 3 दफ़ा करें या 2 दिन छोड़ के करें शहद का इस्तेमाल, हाँ। लेकिन आप ज़रूर करें। और जैसे कि इस्लामिक शहद जो है वो आप आजकल हमें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम कोई खालिस प्रोडक्ट हमारे पास हो और हम उसको इस्तेमाल करें। और शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। शुगर पेशेंट जो है वो वो इसको तो मीठे को तरस जाते हैं बेचारे। हाँ, उन्हीं के लिए है कि आप इसमें शहद, आप वो कोई भी आप उनको शहद के बारे में बताएंगे ना तो वो ज़रा घबराएंगे कि भाई हम शुगर है, और आप शुगर भी टेस्ट कराएं, साथ में इसका इस्तेमाल करें। साथ में इसके आपके लिए कि आप तुलसी के 2 पत्ते, नीम का 1 पत्ता, साथ में 1 चुटकी हल्दी इस शहद में शामिल करें, इस्लामिक शहद के अंदर, और उसको इस्तेमाल करें शुगर पेशेंट। आप फिर देखें उसका रिजल्ट। अच्छा जी बिल्कुल। वेरी नाइस। अच्छा मोहम्मद आसिफ साहब, शहद के बारे में जब भी बात होती है ना तो वो उसकी खालिस होना या ना होना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और हम लोग जो है वो पैसे खर्च करते हुए भी एक शक में मुब्तला होते हैं कि पता नहीं ये खालिस है या नहीं। अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। कोई एक दफ़ा इसी तरह प्रोग्राम में बात हो रही थी तो वो एक साहब ने बताया कि जनाब आप शहद जो है वो, कुत्ता जो है वो शहद अगर खा ले तो वो मर जाता है जनाब। तो अब वो साथ ही मेहमान बैठे थे कि भाई अब शहद लेने जाए तो कुत्ता लेके जाए साथ। तो तो मुझे बताएं खालिस शहद की क्या पहचान है, किस तरह हम शहद जो है ना वो खालिस शहद हासिल कर सकते हैं? देखिए बिस्मिल्लाह, क्योंकि बेशुमार ब्रांड्स और बहुत सारे जो है ना वो शहद मार्केट में मिलते हैं। जी यकीनन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं देखिए आपकी बात को यकीनन कंटिन्यू करता हूँ। मार्केट में ये बिल्कुल एक्सपोजर जो है ना वो अपनी जगह पे अवेलेबल है। लोग यही सोचते हैं कि देसी टोटके हमारे बहुत अजदाद से चलते हुए आ रहे हैं कि जी कुत्ते अगर खाएगा तो मर जाएगा। हाँ। या और भी बहुत सारे टोटके ऐसे हैं जो कि आजकल जो है ना लोग करते हैं, अरसा दराज से करते हुए आ रहे हैं। लेकिन देखिए हम लोग जो हैं बेसिकली एक एथिकल प्लेटफॉर्म से हैं। इस्लामिक शहद सेंटर एक बाकायदा एक इदारा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से इसको अपना एक मुकाम हासिल है। तो हम इन चीज़ों को नहीं मानते। हमारी तकरीबन जो हमारी जो एक्सपोजर है वो लेबॉर्ट्रीज़ के ऊपर है। हमारे पास ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ को बिल्कुल फोकस करके हम इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि इस्लामिक शहद सेंटर के पास हमारे पास जो हनी अवेलेबल है वो पाकिस्तान में किसी भी और कंपनीज़ के पास अवेलेबल नहीं है। तो यकीनन मार्केट में बहुत सारे जो है ना वो लोग मिक्सिंग करते हैं, 2 नंबर शहद बनाते हैं। तो देसी टोटके जो है ना हम इनको नहीं मानते। इसके केमिकली जो है ना वो 2-3 लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं। हम ये कहते हैं कि जी किसी भी जगह से जाके आप लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है जी हाँ, तो उससे जो है ना वो आपको इसका पता चलता है। बाकी देसी टोटकों के हवाले से जो है ना बहुत सारे लोग, अब यू नो वेरी वेल के पाकिस्तान में 2 नंबरी जो है ना वो बहुत लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं
2 नंबर ब्रांड करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो उसमें जो है ना वो हम जिस हद तक भी जाएंगे ना, हर चीज़ का उन्होंने सब्स्टिट्यूट बनाया हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो हम बात करेंगे कि शहद का इस्तेमाल किस तरह किया जाना चाहिए और कौन सा शहद किस मर्ज़ के लिए हमारे लिए ज़्यादा मुफीद है। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज हम बात कर रहे हैं शहद की अफादियत के हवाले से। और शहद एक नेमत है और इस नेमत का बेहतरीन इस्तेमाल डेफिनेटली शुक्रगुजारी के साथ नेमत का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसका क्या तरीक़ाकार है, किस चीज़ के लिए, किस मर्ज़ के लिए हम इसमें शफ़ा किस अंदाज से देखते हैं, ज़रा इस बारे में बात हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं आज सबीन फ़ातिमा साहिबा जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और इस्लामिक शहद ने क्योंकि आज ताउन किया है हमारे आज के इस प्रोग्राम में, तो इस्लामिक शहद की जानिब से जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो हैं मोहम्मद आसिफ साहब, और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है माशाल्लाह इस्लामिक स्कॉलर हैं, बड़े एक माशाल्लाह काबिल एक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फ़ज़ल अहमद साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम और सुबह खैर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह सदा बहार रखे आपको। आमीन आमीन। आप भी हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहें, सलामत रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि शहद के हवाले से जो इस्लामी नुक्ता नज़र है या तिब्बे नबवी के हवाले से जो शहद के इस्तेमाल के बारे में जो हमें हवाले मिलते हैं, उस बारे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान करीम एक मुकम्मल जामे दस्तूर हयात है, बेशक, और अल्लाह का नाज़िल करदा आखिरी दस्तूर हयात है, बेशक, जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है, और ये क़यामत तक के लिए है। बेशक, एक एक हर्फ नगीना है, एक एक उसूल नगीना है, वाह, और एक एक आयत नगीना है। वाह, सुभान अल्लाह। कुरान करीम की 114 सूरतें हैं। इन सूरतों में से एक सूरत का नाम सूरतुन नहल है। नहल कहते ही शहद को है, वाह, यानी शहद की अहमियत का अंदाज़ा एक पूरी सूरत है। इस पर लगा लीजिए इससे हाँ, कि एक पूरी सूरत का नाम सूरतुन नहल है। वाह, रब्बुल आलमीन की नज़र में शहद की किस कदर अहमियत है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इसी सूरतुन नहल में से एक आयत आपकी नज़र करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व औहा रब्बुका इलन नहली, आपके परवरदिगार ने इल्हाम किया है शहद की मक्खी को, आनित तख़दी, कि तुम बनाओ, मिनल जिबाल, पहाड़ों में से, बुयूतन, अपने आशियाने, और मिन शजर, और दरख्तों पर, और मिम्मा यारशून, और वो लोग जो ऊंचे ऊंचे मकान बनाते हैं उसके मचान जो बनाते हैं उसमें अपने लिए आशियाने बनाओ। पहाड़ों में बनाओ और दरख्तों पर बनाओ, और बड़े बड़े बालाखाने जो बनाते हैं लोग, उनके मचान जहाँ खाली मिले वहाँ बना डालो। ये तो एक इल्हाम है कि शहद की मक्खियों को अल्लाह ताला ने किया है, और इस पर अमल क़यामत तक जारी रहेगा और है। अब आगे क्या है, फरमाया सुम्मा कुली मिन कुल्ली समरात, आप जितने फल फूल मैंने बनाए हैं, पैदा किए हैं, तख्लीक किया मैंने, इनमें से इनका अर्क चूसिए। अर्क चूसने बाद क्या करना, फसलुकी सुबुला रब्बी के ज़ुलला, वो जो तुम अपने आशियानों में से, अपने घोंसलों में से, अपने छत्तों में से निकल कर बाग में आए, दूर दराज सफ़र करके, अपने रब की कुदरत देखिए, आपको वो रास्ते याद दिला रहा है अल्लाह ताला। उन्हीं रास्तों पर, साफ रास्तों पर चल के जाइए। कहाँ? अपने छत्तों में जाइए। फिर फरमाया यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु, इनके शिकम से, बतन से, पेट से क्या निकलेगा, लज़ीज़ तरीन मशरूब, मीठा पानी निकलेगा। और पानी इससे मुराद शहद है। जी हाँ, जी हाँ।
तो फरमाया मुख्तलिफ़ अलवान हो, यानी रंग भी मुख्तलिफ होंगे उसके, शहद की भी कई मुख्तलिफ अलग अलग रंग होते हैं इनके, सही। आखिर में जो अल्लाह ताला ने इस आयत के हिस्से में वो मकसद बयान फरमाया जो शहद का है, फ़ी है शिफ़ाउन लिन्नास, इसमें लोगों के लिए, लोगों के अमराज के लिए शिफा है। ये कौन कह रहा है? खालिक़ कायनात रब्बुल आलमीन। किन पर नाज़िल हो रही? रहमतुल लिल आलमीन पर। किताब कामिल, दस्तूर कामिल, नुस्ख़ा शिफ़ा कामिल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। उसमें अल्लाह ये नुस्ख़ा अता फरमा रहा है अपने बंदों को, फ़ी है शिफ़ाउन लिन्नास, लोगों के बहुत से अमराज, बाज़ों ने कहा सारे अमराज का, बाज़ लोगों ने कहा मुख्तलिफ अमराज, बहुत से मखसूस अमराज का शिफा दे दी। अब वो किसी भी मर्ज के लिए हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। आगे ये यहाँ बस नहीं है, इन्ना फ़ी ज़ालिका, इस शहद के कारखाने में लआयतल लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अब देखिए, अब दावत फ़िक्र, दावत तहक़ीक़, दावत जुस्तजू खुदा की तरफ से दिया जा रहा है कि इस शहद के पूरे प्रोसेस में, पूरे अमल में किस तरह शहद की मक्खी को हमने तालीम की और वो गए, ये छत्ते के छत्ते बना डाले और सारे झुंड के झुंड जाते रहे और अपने बागात में फलों में रस चूस कर आपके लिए ज़ख़ीरा करके यहाँ तक आया है। इसमें क्या चीज़ है? एक निशानी है, एक सबक है। किन के लिए? लिक़ौमी यतफ़क्करून, उन लोगों के लिए जो तफक्कुर, तदब्बुर से काम लेते हैं। तो अब यहाँ एक दावत तहक़ीक़ है। तुम भी देखो ये छत्ता कैसे बना, पहले तहक़ीक़ यहाँ से शुरू करो। छत्ता तुम सब मिलकर भी वैसे नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, कोई इंसान नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। और फिर छत्ता ही काफ़ी नहीं, उस हुक्मरानी को देखो, उस छत्ते में एक सल्तनत है। जी हाँ। उस सल्तनत की एक मलिका है। जी हाँ। उस मलिका ने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया, पूरी रियासत को। हाँ। कोई मक्खी उसके हुक्म के बिना आ जा नहीं सकती। वाह वाह वाह। ये अल्लाह अपने बंदों को बता रहा है, उसूल हुक्मरानी भी बता रहा है, उसूल इत्तेहाद भी बता रहा है, उसूल ज़िंदगी भी बता रहा है, उसूल तहक़ीक़ भी बता रहा है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। और फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, अलैकुम बिश्शिफ़ाइन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें दो शिफा देने वाली चीज़ों को लाजिम पकड़ना चाहिए। अल असल वल कुरान, इनमें से एक शहद है और एक कुरान मजीद है। कुरान मजीद के बारे में भी था, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, हमने कुरान नाज़िल किया, इनमें तुम्हारे लिए क्या है? शिफा। सूरतुल फातिहा सूरतुल शिफा है, यानी 3 मरतबा किसी भी मर्ज़ के लिए सिद्क़ की नीयत से अगर पढ़ के दम कर फौंके और पानी पिलाए, मर्ज़ में शिफा होगी। इसीलिए कि इसका नाम सूरत शिफा है। कुरान मुजस्सम शिफा है। अगरचे कुरान का नुज़ूल का मकसद शिफा दूसरे मानों में शिफा है, रूहानी अक़ीदे की बीमारियों के लिए शिफा है, लेकिन जिस्मानी अमराज के लिए भी शिफा है कुरान। लेकिन असल मकसद नुज़ूल कुरान रूहानी अक़ीदे की बीमारियों के लिए है। शिर्क एक बीमारी है, हसद एक बीमारी है, अदावत एक बीमारी है, बुग़्ज़ एक बीमारी है, इंसान से जलना एक बीमारी है, झूठ एक बीमारी है, ग़ीबत एक बीमारी है। इन तमाम बीमारियों के लिए कुरान क्या है? शिफा है। हिदायत से बड़ी शिफा क्या हो सकती है ऐसे मामले? हेल्दी लाइफ जिसको कहते हैं, जिस इंसान के दिल में हसद नहीं होगा, उससे बड़ा सेहतमंद इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत उम्दा, क्या बात है, माशाअल्लाह। और फिर एक वाक़या सुना दूँ। फरमाया जो आदमी इस्लामी महीने के पूरे महीने के 30 दिनों में से 29 दिनों में से 3 दिन फजर की नमाज के बाद नहार में शहद इस्तेमाल करेगा और उसको कोई जादू असर नहीं करेगा, कोई मुसीबत उस पर नहीं आएगी, तमाम आफात व बलियात से वो महफूज रहेगा, जिस्मानी अमराज से भी, दुनियावी आफात व बलियात से भी शिफा है उसके लिए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। डॉक्टर साहब, आपने इतना मुफस्सल और इतना खूबसूरत अंदाज से आपने जो सारे हक़ाइक़ हैं शहद के हवाले से वो आपने बयान किए हैं। अभी हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जानेंगे कि किन किन अमराज के लिए किस किस तरह, किस किस मुख्तलिफ़ अंदाज से हम शहद को ले सकते हैं ताकि उसके इलाज में, उसके शिफा में हम मतलब आसानी ढूंढ सकें। एक वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम शहद की अफादियत के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट सबीन फ़ातिमा साहिबा और इस्लामिक शहद की जानिब से हमारे साथ आज मोहम्मद आसिफ साहब और हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं डॉक्टर फ़ज़ल अहमद साहब। वक्फे से पहले उन्होंने बहुत तफसील से बयान फरमाया शहद के हवाले से कि इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है और तारीख़ी हवाले जो हैं वो दीन के हवाले से हमें क्या मिलते हैं। हम बात करेंगे मोहम्मद आसिफ साहब से। अभी मोहम्मद आसिफ साहब, कहा जाता है कि जो जंगलात से हासिल किया जाता है शहद वो सबसे ज़्यादा खालिस होता है। पाकिस्तान में वैसे ही जंगलात बहुत कम हो गए और कम होते जा रहे हैं, तो वो खालिस शहद जो है वो किस तरह हासिल किया जा रहा है? और आप जो इस्लामिक शहद है ये कहाँ से, पाकिस्तान से ही सारा आ रहा है, बाहर से आ रहा है? तो थोड़ा सा इस बारे में तफसील से बताइएगा कि ये कैसे हासिल करते हैं आप? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तकरीबन 3% हिस्सा जो है वो जंगलात पे मुश्तमिल है। जी ठीक है, जिसमें पंजाब में भी बहुत सारे जंगलात मौजूद हैं, कश्मीर के भी हवाले से जो है ना जंगलात जो है ना वो काफ़ी मौजूद हैं। तो इस्लामिक शहद सेंटर जो है ये बेसिकली जंगलात से ही कलेक्शन करता है। अच्छा, इसकी हमने बेसिकली जो है हमने जंगलात जो है वो लीजिंग पे लिए हैं, मुख्तलिफ जंगलात पंजाब में भी हैं, कश्मीर में भी हैं। दरख्त तो नहीं काटते ना? दरख्त नहीं काटते हम, अल्हम्दुलिल्लाह दरख्त नहीं काटते हम, नाम किसी किस्म के जी हाँ, हम बल्कि लगाते हैं दरख्त ताकि जो है ना वो शहद की मक्खियाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो शहद तैयार करें आप लोगों के लिए। तो उस हवाले से जो है ना वो हमारी बाकायदा टीमें जो है ना वो मौजूद हैं जहाँ जहाँ पे हमने लीजिंग पे जो है ना हमने जंगलात दिए हैं, तो वहाँ पे हम कलेक्शन जो है वो जंगलात से ही करते हैं। बिल्कुल सही। तो उस हवाले से हमें जो है ना वो ऑर्गेनिक शहद जो है ना वो हमें मिलता है, हमारे उसी तरीके से उसको कलेक्ट किया जाता है, उसी तरीके से हमारे जो अपना कंपनी के हवाले से मैं बता दूंगा, कंपनी में यकीनन जो है ना वो जैसे ही उसी तरीके से जो है ना वो वहाँ पे आता है और उसी तरीके से उसको प्रोसेस करके उसको रिफाइन करके उसको पैक करके जो है ना। ठीक है, हम ये भी सुनते हैं एक जो छोटी मक्खी का शहद होता है, एक बड़ी मक्खी का शहद होता है, तो ये मक्खियों से भी फ़र्क पड़ता है? जी यकीनन, देखिए बेसिकली जो है ना वो नेचर होती है, छोटी मक्खी की अपनी एक नेचर होती है। उसने जो है ना उसको रस इकट्ठा करने के लिए उसको जो फ्लावर्स होते हैं वो कुदरती तौर पे जो है ना उसके अपना एक डिज़ाइन किया हुआ होता है। बड़ी मक्खी जो होती है उसकी नेक्टर ऑफ सोर्स जो है वो अलग होती है। लेकिन न्यूट्रिशन के हवाले से अगर यकीनन बात करें तो छोटी मक्खी का जो शहद होता है वो पूरी दुनिया में ज़्यादा पसंद किया जाता है, ज़्यादा मुफीद होता है। सही। अच्छा सबीन जी, ये बताइए, आजकल हम देखते हैं कि नौजवानों में ख़ास तौर पे जो भूत सवार है वो है डाइटिंग का भूत सवार। तो वो शहद में ऑलरेडी मीठा है, तो अब शहद के इस्तेमाल से डाइटिंग कैसे मुमकिन है? और मतलब इसमें शहद में कौन सी चीज़ या किस वक्त शहद किस अंदाज से लेना चाहिए कि इसमें वज़न कम हो? इसके लिए बेहतरीन तरीका है कि आप इस्लामिक शहद जो है वो सैलेड में शामिल करके, दही में शामिल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उससे सैलेड बनती है। जैसे आप सैलेड में हम ब्राउन शुगर इस्तेमाल करते हैं, उसके बजाय आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, दही के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं शहद को इसको। और बेहतरीन और ख़ास तौर पे अगर वो प्योर शहद नहा पसंद करें उसके लिए इजी स्लिम है। ये इजी स्लिम जो बनाया गया इस्लामिक, ये इनकी अपनी प्रोडक्ट है? जी, इनकी अपनी प्रोडक्ट है। इजी स्लिम जो है उसमें अदरक है, लहसुन है, सारी देसी चीज़ें शामिल की गई हैं, लेमन शामिल किया गया है उसके अंदर और मुख्तलिफ मतलब चीज़ों से ये बनाया गया है। ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो प्योर शहद नहीं खाना चाहते। हाँ। और जैसे आपने कहा कि आजकल न्यू जनरेशन जो है ख़ास तौर पे ज़रा शहद खाने में जी 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 अच्छा, तो हिकमत के सारे उसूलों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक प्रोडक्ट तैयार की हुई है जी, इजी स्लिम के। और साथ में ये कि हार्ट पेशेंट के लिए भी जैसे बंद शरियाने होते हैं, उनको जैसे हम फ़ौरन डॉक्टर कह देते हैं आप एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी करवा लें, इस तरह के सिलसिले, तो उसके लिए भी एक प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, वो भी इस्तेमाल करें। और वो भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। आप बजाय कि आप ऑपरेशन जाके करवाएं, पहले आप इसका इस्तेमाल करें। और ये वैसे भी जैसे कि अल्लामा साहब ने फरमाया कि कुरान में जिक्र है इस चीज़ का, शिफा है इसके अंदर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और अब बच्चों के लिए बेहतरीन है कि बच्चों के लिए आप जो है उसको दूध में भी शामिल करके दे सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा दही में शामिल कर सकते हैं, स्लाइस पे लगा सकते हैं आप उसको, जैम की जगह पे आप सेब के साथ शहद को पका के
जैम बना सकते हैं आप। हैं, सेब भी पकाएंगे और शहद भी पकाएंगे। हाँ, मतलब आप जैसे जैम बनती है, अब हम जेली बनाते हैं, जी, 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 उसको हम चीनी में पकाते हैं, हाँ उसके बजाय आप उसको शहद में इस्तेमाल कर लें। हाँ, तो ओके, इस तरह से वो बच्चों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ब्राउनी के अंदर आप दे सकते हैं, बच्चे ब्राउनी बहुत शौक से खाते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। वो चॉकलेट होती है ना उसमें। जी। अच्छा जी, तो डॉक्टर साहब एक हार्ट के हवाले से शहद का इस्तेमाल जो है वो लोग करते हैं, और ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि अगर हार्ट अमराज़े क़ल्ब के हवाले से कि उसमें कोई तिब्ब नबवी में कोई मिलते हैं, उसकी रहनुमाई मिलती है कि किस तरह हम इलाज कर सकते हैं? असल तो मसला दिल का है, दिल ही का तो जिक्र करना कोई दिल लगी तो नहीं है। सही है, सही है। हदीस में आता है तुम्हारे इस पूरे जिस्म के अंदर एक चीज़ ऐसी है, एक लोथड़ा ऐसा है, अगर वो सेहतमंद है तुम्हारा पूरा निज़ाम जिस्मानी सही है, वाह, और अगर उसमें फसाद वाक़ हो गया पूरा जिस्म बीमार पड़ जाता है। बेशक बेशक बेशक। इज़ा सलहत सलहल कुल्ला व इज़ा फसदत फसदत कुल्ला अला वहियल क़ल्ब। वो क्या है? दिल है। दिल दर हकीकत उर्दू अदब में भी, कुरान करीम में भी, और अहादीस रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी, और हिकमत में भी, तिब में भी हमेशा मौज़ू तहक़ीक़ रहा है। क्योंकि दिल की सेहत दो तरह की होती है, एक ज़ाहिरी सेहत है, एक बातिनी सेहत है। सही। बातिनी सेहत के लिए हदीस में आता है तुम्हारे दिलों को इस तरह जंग लगता है जिस तरह लोहे को लग जाता है। तो साहबी ने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह साफ़ करेंगे? कहला कि बेतक़वा अल्लाह, अल्लाह का डर खौफ इख्तियार करो, और तिलावतुल कुरान, कुरान पढ़ते रहोगे, दिल का जो जंग है रूहानी एतबार से वो साफ़ होता जाएगा। अब आइए दिल की बीमारी की तरफ। सर माफ़ी, मैं दिल की बीमारी की तरफ आने से पहले एक ब्रेक की तरफ जाना चाहूँगा। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर ब्रेक भी तो ज़रूरी है। ब्रेक भी तो ज़रूरी है, ये भी तो दिल का मामला है ना सर। तो एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज शहद की अफादियत के हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर फ़ज़ल अहमद साहब मौजूद हैं, हमारे साथ हैं मोहम्मद आसिफ साहब, और हमारे साथ हैं आज सबीन फ़ातिमा साहिबा। डॉक्टर फ़ज़ल साहब से अमराज़ क़ल्ब के हवाले से बात हो रही थी, तो उन्होंने वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि दो किस्म के अमराज होते हैं, एक होते हैं, एक बातनी मर्ज़ होता है और दूसरा ज़ाहरी और जी हाँ, रूहानी और जिस्मानी मर्ज़। तो अब जो जिस्मानी मर्ज़ है उस हवाले से जानेंगे कि ये किस तरह दिल के मर्ज़ के हवाले से कोई हवाला मिलता है हमें हदीस में या कुछ इस तरह? सबसे बड़ी बात तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बात यह है, खजूरों में अजवा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इसमें भी शिफा है। बेशक। किसी साहबी ने दिल की तकलीफ़ की शिकायत की, आपने फरमाया अजवा घुटनी समेत आप इस्तेमाल करें। इसी तरह उस शहर में एक बड़े हकीम थे, उनके पास जाओ, उनको दिखाओ, उन्होंने भी अजवा तजवीज़ किया। मगर इस बात से तय हो गया कि अगर दिल का के आर्जे में मुब्तला हैं तो अजवा खाएं घुटली समेत, पेस्ट बना के, हाँ, और तबीब के पास जाना चाहिए। एक बात और भी है, दिल की बीमारी का सबब कोलेस्ट्रॉल है। सही है। तो शहद का एक कमाल ये है, सुबह नहार मुँह गर्म पानी में या एक गिलास गर्म पानी हो, एक चम्मच शहद डाल के आप पिए, कोलेस्ट्रॉल आपको कभी नहीं होगा। अरे वाह। जब कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा दिल की बीमारी नहीं होगी, दिल की बीमारी ही नहीं होगी। वज़न नहीं होगा तो दुबले पतले हो जाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे। खांसी भी नहीं होगी, ज़ुकाम भी नहीं होगा, गले में खरखराहट भी नहीं होगी। तो मसला ये है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, हमारी नीयत खुदा से कितनी करीब है, हम कितने करीब हैं, हमारा रब का ताल्लुक़ कितना मजबूत है, और हमारी नीयत में कितनी सच्चाई और इखलास है। बेशक। उस इखलास से
जब रब ने कह दिया सबसे बड़ी बात तो शिफा है, इसमें तो शिफा ही शिफा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, शहद का इस्तेमाल वैसे तो शिफा ही है, मगर उसके बेहतर इस्तेमाल के लिए हिकमत के उसूलों के मुताबिक देखा जाए तो अलग अलग चीज़ें जो हैं, अलग अलग अज्जा उसमें शामिल करके उसको इस्तेमाल किया जाता है तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। अभी खांसी का जिक्र किया उन्होंने। अब हमारे यहाँ पे मौसम जो है वो हर मौसम है, यहाँ पे हर दफ़ा मौसम चेंज होता है, गले ख़राब, खांसी, नज़ले, ज़ुकाम, बुखार, मौसम चेंज, कोई बारिश नहीं हुई या कोई ऐसे मामला हुए तब ये सारे वायरस जो है ना वो आ जाते हैं। पहले 4-5-6 दिन में ये सारे मामला ठीक हो जाते थे, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, भले 15-15 दिन तक जो है वो हम बिस्तर पर पड़े रहते हैं, किसी काम करने के काबिल नहीं है। तो क्या शहद से इसका भी इलाज मुमकिन है? हाँ, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि ये इस्लामिक जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर जो है चांदी का वर्क, कलौंजी और अदरक शामिल किया गया है शहद में, शहद के अंदर। ये बेसिकली जो है ये दमे के मरीज़ों के लिए भी है, और जैसे कि खांसी और चेस्ट में इन्फेक्शन होता है उसके लिए भी बहुत मुफीद है। शुगर के पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट जो है ये आप देखें, इसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें शामिल की गई हैं और आप इस्तेमाल करें और बहुत ही फ़ायदेमंद है। खांसी भी होती है ना, तो उसमें भी इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, दमे के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना इसके रिजल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये शिफा मदीना पेस्ट और अजवा पेस्ट, ये क्या है अंदर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, अजवा पेस्ट जो है इसमें अजवा खजूर उसकी गुठली के साथ उसको पीसा हुआ है और उसको उसी तरीके से जो है ना वो अपना ऑर्गेनिक तरीके से जो है ना हम कस्टमर्स को जो है ना वो दे रहे हैं। शहद में तो शामिल शहद में शामिल करके हमने दिया हुआ उसको। तो शिफाए मदीना और उसका जो डिफरेंस है उसमें अजवा खजूर उसकी गुठली के पेस्ट के साथ हमने 9 चीज़ें एक्स्ट्रा डाली हुई हैं। उसमें ज़ाफ़रान है, अच्छा, कलवंजी है, जैतून है, आब ज़मज़म है, सनूत है, ऊद हिंदी है और सफ़र जल है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं हिकमत के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बिल्कुल ठीक। अच्छा मोहम्मद आसिफ साहब, क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा सा ज़रा मुख्तसर है तो मैं सबका शुक्रिया अदा करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे नाजरीन हैं, अगर इनको ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, तो वो किस तरह वो हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। वहाँ पे जाके जो है ना वो इजीली जो है ना परचेज़ कर सकते हैं। अगर कोई नहीं जा सकता ब्रांचेस में, कुछ शहरों में हमारी ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आप हमारा यूएन नंबर है वो चल रहा होगा ये किरण टीवी स्क्रीन पे, वहाँ पे कॉल करें। फ्री होम डिलीवरी है हमारी पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में हमारी फ्री होम डिलीवरी है। वहाँ पे आप कॉल करें तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो आपके मेलिंग एड्रेस पे आपको जो भी ब्रांड आप चाहते हैं वो मिल जाएगा। बिल्कुल सही। सबीन साहिबा, मोहम्मद आसिफ साहब और डॉक्टर साहब, आप सबका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बड़ी एक मालूमाती गुफ्तगू रही। अल्लाह ताला हम सबको अमराज से दूर रखे, वो खा वो बातनी हो या ज़ाहरी हो, और एक बेहतरीन इंसान और बेहतरीन पाकिस्तानी बनने की तौफीक अता फरमाए। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप सब दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।